जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज हम ऑनरी फैमिली पेंशन के बारे में बात करेंगे। वे जवान जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से बिलोंग करते हैं या वो रिटायर्ड आ चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वेटरन्स हैं या वो मिलिट्री फैमिली से यहाँ पर बिलोंग करते हैं या उनकी जो वाइफ है या उनके बच्चे हैं या परिवार के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं जिनके ताल्लुकात यहाँ पर उस सैनिक से हैं, जिनके संबंध सैनिक से हैं, तो उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको सुनना चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ही नहीं अभी तो आपसे एक विनती भी है कि आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आई बटन को क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की इंफॉर्मेशन तुरंत ही आपको मिल पाए। अब वापस लौटते हैं टॉपिक पे। दोस्तों ये वीडियो जो है अगर आप देख रहे हैं तो उन सभी फौजी भाइयों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, परिवार वालों को ये वीडियो अगले वालों को शेयर कर दें जो भी आपके जानकार हैं, ताकि ऐसी जानकारी बहुत कम हमको मिल पाती है ताकि उनको एक सही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों ऑनरी फैमिली पेंशन किन को मिला करती है? आगे बढ़ने से पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है टाइप्स ऑफ फैमिली पेंशन। एक होता है फैमिली पेंशन जो कि नॉर्मल फैमिली पेंशन होता है, एक होता है स्पेशल फैमिली पेंशन, एक होता है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और एक होता है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मेरे दोस्तों, आई बटन में क्लिक करके जरूर उस वीडियो को देखना। और उसके बाद मैंने एक वीडियो ऑलरेडी और बना रखी है। जब भी हम किसी डिटेल को समझाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बार बार कैटेगरी और रेगुलेशन का आ जाता है। जब भी जवान फौज के अंदर उसकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, शरीर के साथ कोई क्षति हो जाती है या बलिदानी हो जाता है, जवान की किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उनकी फैमिली को मिलने वाले पेंशन को या जवान की डिसेबिलिटी को एक कैटेगरी में रख दिया जाता है, जिसे हम लोग कैटेगरी A, B, C, D, E कैटेगरी कहते हैं। उस कैटेगरी में कौन कौन सी डिजीज आती हैं और कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनको उस कैटेगरी में डाला जाता है, उसी के अनुसार पेंशन निर्धारित होती है। उस वीडियो को भी आप आई बटन में क्लिक करके जरूर देखें ताकि आप समझ सके कि आपकी पेंशन कहां पर बैठती है। दोस्तों अब समझते हैं कि ऑनरी फैमिली पेंशन किस प्रकार से मिल पाती है। दोस्तों सैनिक की मृत्यु अगर ड्यूटी के दौरान, फौज में सर्विस के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केसेस में ऑनरी फैमिली पेंशन पत्नी को मिला करती है, लेकिन मृत्यु का कारण फौज की ड्यूटी ना हो उस हिसाब से पत्नी को ऑनरी फैमिली पेंशन मिला करती है। या अगर जवान को कोई ऐसी बीमारी लग गई हो जो कि एक नेचुरल बीमारी है या नॉर्मल तौर से हो गया बीमारी और नॉर्मल तरीके से उसकी डेथ हो गई हो, तो उस कारणों में सर्विस के दौरान हुए हादसे में पत्नी को यहाँ पर ऑनरी फैमिली पेंशन मिला करती है। या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, जवान छुट्टी के दौरान छुट्टी आया हो और बाइक में एक्सीडेंट हो गया हो और उस कारण से उनकी डेथ हो गई हो, तो उस वाले हादसे में ऑनरी फैमिली पेंशन उनकी वाइफ को मिला करेगी। या ऑनरी फैमिली पेंशन सर्विस के दौरान अगर उनको कोई ऐसी बीमारी लग रही है जैसे कि कैंसर, तो वो कैंसर की बीमारी यानी कि फौज से ताल्लुकात नहीं रखती है, तो ऐसी वाली बीमारी में अगर डेथ हो जाती है तो ऑनरी फैमिली पेंशन वाइफ को मिला करती है। अब रिटायरमेंट की भाषा में समझते हैं। अगर जवान रिटायरमेंट आ गया है, रिटायरमेंट के बाद होने वाले डेथ में ऑनरी फैमिली पेंशन वाइफ को मिला करती है। या रिटायरमेंट के बाद अगर जवान का एक्सीडेंट हो गया है रिटायरमेंट होने के बाद, तो उस वाले केसेस में भी ऑनरी फैमिली पेंशन वाइफ को मिला करती है। दोस्तों ऑनरी फैमिली पेंशन का जो रेट होता है 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स होता है। जो इमॉल्वमेंट्स होते हैं जिस समय सैनिक की मृत्यु हुई है उस समय उसकी लास्ट ड्रॉन ऑफ पे क्या थी, कहने का मतलब है कि उसके बेसिक पे क्या थी, उसका क्लास पे जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन पे बोलते हैं, जिसे हम MSP बोलते हैं, मिलिट्री सर्विस पे क्या थी। अगर वो टेक्निकल वाला जवान है तो उसकी ग्रुप X पे क्या थी। टेक्निकल बोले तो एयरफोर्स में ग्रुप X टेक्निकल, नेवी में ग्रुप X टेक्निकल और फौज के अंतर्गत EME और AD के अंतर्गत हो सकते हैं या सिग्नल के अंदर हो सकते हैं। तो वे टेक्निकल वे जो हैं इमॉल्वमेंट वो सारे क्या हैं इमॉल्वमेंट्स हैं। और इन सबको अगर जोड़ देंगे तो
वो क्या हो जाएगा, रिकॉनेबल इमोलमेंट्स हो जाएगा। और उसका 30% कर देंगे तो वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कहलाएगा। दोस्तों अब समझते हैं इनहांस ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। दोस्तों इनहांस ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो होता है वह 50% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स होता है। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि रिकॉनेबल इमोलमेंट्स और इमोलमेंट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन बता चुका हूं। जैसे कि एक जवान की यहाँ पर बेसिक पे, क्लास पे, एमएस पे, ग्रुप एक्स पे अगर मिलता है तो सब चीज लगा के जोड़ के बाई चांस अगर 50,000 रुपये उसका बन रहा है तो उसका 50% कर देंगे तो वह 25,000 हो जाएगा। तो 25,000 जो है इनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वाइफ को मिल पाएगा। दोस्तों अब समझते हैं कि आखिर इनहांस रेट पे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन आखिर कितने साल तक मिल पाएगा। मेरे दोस्तों अगर सैनिक की मृत्यु सर्विस के दौरान होती है तो सर्विस के दौरान होने वाली मृत्यु पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वाइफ को 10 साल तक मिलती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर जवान की मृत्यु अगर सेना के दौरान हो गई हो, सर्विस के दौरान हो गई हो, तो उसका जो लास्ट ड्रॉन ऑफ पे था अगर उस सब चीज जोड़ के अगर बाई चांस उसका 50,000 रुपये बन रहा है तो उसका 50% कर देंगे, सिंपल सा। तो वो जो है 50% 10 सालों तक जो है उनकी वाइफ को मिला करेगा। और जैसे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो नॉर्मल रेट से 30% से यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उनकी वाइफ को मिला करेगा। अब समझते हैं रिटायरमेंट वाले केस में। रिटायरमेंट वाले केस में इनहांस रेट पे जो फैमिली पेंशन होता है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो केवल और केवल 7 सालों तक यहाँ पर इनहांस रेट पे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करेगा। कहने का मतलब है कि एक जवान जब 40 साल में अगर रिटायरमेंट हो रहा है उसके बाद उसकी डेथ हो गई है तो केवल और केवल यहाँ पर 47 साल, जब सैनिक की 47 साल उम्र हो गई हो यानी कि मृत्यु के समय से यानी कि 7 साल तक और उनकी वाइफ जो है इनहांस रेट पे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लिया करेगी। यह केवल 67 साल तक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर कोई जवान की जो रिटायर्ड पर्सन है अगर उनकी 62 साल में मृत्यु हो जाती है तो उनकी वाइफ जो है 5 साल तक और इनहांस रेट पे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले पाएगी यानी कि 67 साल तक। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, 65 साल में अगर किसी रिटायरमेंट जवान की अगर डेथ हो जाती है और उनकी वाइफ भी अभी जीवित है तो उस केसेस में यहाँ पर केवल और केवल 2 साल तक यहाँ पर वो इनहांस रेट पे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले पाएगी। कहने का मतलब है कि 7 साल तक या 67 साल तक यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले पाएंगे। दोस्तों 1 जनवरी 2019 से पहले ये नियम था कि जवान की मृत्यु जो है 7 साल के बाद हो तो 10 साल तक उनको इनहांस रेट पे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करेगी उनकी वाइफ को। लेकिन 1 जनवरी 2019 के बाद ये रूल चेंज हो गया। अब 7 साल वाला सिस्टम हट के जवान की सर्विस चाहे 1 दिन हो, 5 दिन हो, महीना हो, साल हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जवान की सर्विस कितनी भी साल या दिन या महीना थी। उस केसेस में यहाँ पर अगर सर्विस के दौरान अगर जवान की मृत्यु हो जाती है तो उस केसेस में यहाँ पर अगर जवान की शादी है और उनकी वाइफ घर में है तो उस वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहांस रेट पे 10 साल के लिए जो है उनकी वाइफ को मिला करेगी। आगे बढ़ने से पहले जितने भी मेरे सैनिक भाई हैं या रिटायर्ड पर्सन है या फैमिली है, वाइफ है या बच्चे हैं, उन लोगों से यहाँ पर गुजारिश है, सैनिकों से गुजारिश है कि आप सभी परिवारों के यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उनका पार्ट टू ऑर्डर, उनका ड्यू टू अपने सैनिक दस्तावेजों में सेना में जरूर कराएं ताकि सैनिक दस्तावेजों में उनका नाम आ सके और जब भी पीपीओ जनरेट हो तो पीपीओ के अंतर्गत भी उनका नाम आ सके। यानी कि अगर दुर्भाग्यवश अगर आप नहीं रहे तो परिवार को कोई भी यहाँ पर दुखों का सामना ना करना पड़े। या अगर पहली शादी की बात पत्नी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो उस वाले केसेस में आपको पार्ट ऑर्डर कराना है। अगर दूसरी पत्नी के भी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, ऐसे केसेस सेना में होते हैं, हमने कई केसेस देख रखे हैं ऐसे। तो ऐसे केसेस में अगर तीसरी पत्नी भी अगर होती है तो उनका पार्ट ऑर्डर भी
फौज में होना बहुत जरूरी है। माता पिता का सैनिक दस्तावेजों में नाम होना जरूरी है। अगर आपके भाई बहन है तो उनका भी सैनिक दस्तावेजों में नाम होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे अगर विकलांग हैं तो विकलांग में आपके बच्चों का पार्ट ऑर्डर होना सेना के अंदर बहुत जरूरी है। मैंने फौज में ऐसे भी केसेस दे रखे हैं, शर्म के मारे सैनिक भाई जो है अपने फौज में अपने विकलांग बच्चों का पार्ट ऑर्डर नहीं होने देते हैं। और मैंने कई ऐसे केसेस भी दे रखे हैं जिनको यहाँ पर जिनकी वाइफ होती हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पर मानती नहीं है कि मेरा बच्चा या मेंटली बचपन से जो है जन्म से जो है मानसिक विकलांग है या शारीरिक विकलांग है। वो कहने में जो है उनको बहुत बुरा लगता है और इस वजह से जो है वो पार्ट ऑर्डर तक नहीं करा देते हैं। तो ऐसे वाले केसेस में प्लीज आप अपने बच्चों का हक न मारिए। तो इस वाले केस में अपने बच्चों का पार्ट ऑर्डर जरूर सेना के दस्तावेज में करें। अगर आप रिटायरमेंट आ जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद होने वाले बच्चों का सभी का पार्ट ऑर्डर सोल्जर बोर्ड में जाके जरूर करें। अगर रिटायरमेंट के बाद अगर आप दूसरी या तीसरी शादी करते हैं तो उस वाले केसेस में भी आपको सोल्जर बोर्ड में अपनी पत्नी का नाम दर्ज कराना है और उसके बाद होने वाले बच्चों का भी नाम आपने सोल्जर बोर्ड में आपने दर्ज कराना है। तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है आपने। इन बातों को आपने मद्देनजर रखते हुए इस कार्रवाई को करना है ताकि दुर्भाग्यवश अगर आप कल के दिन ना रहे और आप स्वर्ग पधार गए तो आपके परिवार को और आपके बच्चों को कोई भी दुखों का सामना ना करना पड़े, यानी कि उनको दुख नहीं भोगना पड़े और दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश है कि आप ऐसी गलती को ना करें। और कुछ केसेस हमने सेना के अंतर्गत देखे हुए हैं। अगर सैनिक की मृत्यु हो जाती है लेकिन मृत्यु के समय में सैनिक का बच्चा पत्नी के गर्भ में पल रहा होता है तो उस केसेस में वो बच्चे का हक पूरा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में होता है और वाइफ का भी होता है। लेकिन परिवार में जितने भी सदस्य हैं जो गार्जियंस हैं या उनकी वाइफ हैं तो उन वाइफ को इन बातों को ध्यान रखना है कि प्लीज आप अपने बच्चों का सोल्जर बोर्ड के अंतर्गत जरूर नाम दर्ज कराएं और ताकि उनका जो रिकॉर्ड से वो संबंधित है उस रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो सके और सेना की फैमिली से वो बच्चे और वो परिवार जुड़ सके। तो प्लीज आप लोगों से ये मेरा आग्रह है। अब और कुछ केसेस हमने सेना के अंतर्गत देखे हुए हैं। अगर कोई जवान गैर कानूनी तरीके से अगर शादी कर देता है लेकिन दुर्भाग्यवश अगर उस जवान की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद हो या वो रिटायरमेंट से पहले सर्विस के दौरान जो है उसकी यहाँ पर दुर्भाग्यवश उसकी डेथ हो जाती है, तो उन वाले केसेस में गैर कानूनी वाले शादी के मामले में उन सैनिकों से मेरा कहना है, आग्रह है, विनती है कि आप जो है दुर्भाग्यवश स्वर्ग तो पधार जाओगे लेकिन आपके स्वर्ग पधारने के बाद नीचे जो लोग हैं उनके लिए आप कहर बरसा जाओगे। तो प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि आप गैर कानूनी शादी को ना करें। अब दूसरे वाले केसेस में अगर जवान गैर कानूनी शादी कर देता है तो उसकी पत्नी जो उसकी वाइफ है उसको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन गैर कानूनी शादी से हुए बच्चे जो उनकी जो गैर कानूनी शादी वाली जो पत्नी है अगर उनके अगर बच्चे हैं तो बच्चे वाले केसेस में वो बच्चे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने के हकदार होते हैं। लेकिन उनकी मां जो कि गैर कानूनी शादी की है वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने के हकदार नहीं होती है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन परिवार के अंतर्गत केवल एक ही मेंबर को मिला करेगी और उसमें भी सबसे पहले उनकी वाइफ को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करेगी। उनका हक सबसे पहले है। उनकी वाइफ चाहे वो कितनी भी इनकम कर रही है, अगर वो सर्विस कर रही है या वो लाखों कमा रही है या करोड़ों कमा रही है, तो जब तक कि उनकी डेथ ना हो यानी कि वाइफ की डेथ ना हो तब तक उनको यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करेगी। दूसरे वाले केसेस में अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वे पत्नी को जो परिवार से अलग रहती हैं लेकिन वो तलाकशुदा नहीं है या उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं कर रखी है लेकिन परिवार से अलग रहती है, तो उस वाले केसेस में भी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उन वाइफ को
मिला करेगी, चाहे वो वाइफ जो अलग रह रही है वो चाहे वो कितना भी कमा रही हो, उनकी इनकम कितनी भी हो, लेकिन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने में पूरा पूरा सबसे पहला हक उन्हीं का ही होता है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में अगर सैनिक की पत्नी अगर दूसरी शादी कर लेती है और सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उस वाले केस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उस सैनिक की पत्नी को मिलना बंद हो जाती है, यानी कि उसका हक दूसरी शादी करने पर वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पर नहीं होता है, लेकिन उस केसेस में मिलता है। वे केसेस कौन से हो सकते हैं? अगर सैनिक और सैनिक की पत्नी के कोई भी बच्चे नहीं हैं और सैनिक की मृत्यु के समय उनके बच्चे नहीं हैं और सैनिक की मृत्यु के बाद सैनिक की पत्नी ने दूसरी शादी कर दी, तो उस वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उनकी वाइफ को मिला करेगी और यह तब तक मिलेगी जब तक कि मिनिमम फैमिली पेंशन 9000 प्लस डीआर, जो कि आज के दिन में 53% चल रहा है, आने वाले समय में कुछ और हो सकता है, उतना लगा के जो उनको जोड़ के आएगा उससे ज्यादा उनकी इनकम होनी चाहिए, उससे कम इनकम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होने पर उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलना बंद हो जाएगी, लेकिन यह समय समय पर इसका रेट चेंज होते रहता है सरकार के द्वारा। जैसे कि आज के समय में मिनिमम फैमिली पेंशन का रेट 9000 है। सेना के अंतर्गत ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं कि सैनिक और सैनिक की जो पत्नी है उनसे जो है यहाँ पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसे वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उन जुड़वा बच्चों में डिवाइड हो जाती है, लेकिन यह तब होता है जब उनके पत्नी परिवार में उनकी भी डेथ हो चुकी हो और उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दो जुड़वा बच्चों को डिवाइड हो जाएगी। और नंबर दूसरा, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के और केसेस हमको सेना के अंतर्गत दिखाई देते हैं, जैसे कि सैनिक का यहाँ पर मिसिंग केस हो जाता है, यानी कि सैनिक लापता हो जाता है, छुट्टी में घर आया और छुट्टी में घर आने के बाद वो पलटन में पहुंचा ही नहीं और वो लापता हो गया। तो लापता वाले केसेस में मेरा गार्जियन से अनुरोध है या उनकी वाइफ से अनुरोध है कि प्लीज आप उनकी जो है रिपोर्ट थाने में जरूर दर्ज कराएं। फौज से जो है इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचता है, अगर आपके फौज की जानकारी के बाद उन्हीं होता है तो केस फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आप उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो है उसका 6 महीने तक उस सैनिक का कोई अता पता नहीं रहता है, तो उस वाले केसेस में जिस दिन उन्होंने रिपोर्ट कराई उस तारीख से उनकी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है, बशर्ते पुलिस ने 6 महीने तक जो है उनको ढूंढ नहीं पाई, तब जाके ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जिस दिन रिपोर्ट लिखाई उस तारीख से उनकी वाइफ को मिलना शुरू हो जाएगी। और ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन तब नहीं मिला करेगी जब कोई जवान लापता हो जाता है, मिसिंग केस हो जाता है। लेकिन किस केस में मिसिंग होता है? जब कोई फ्रॉड कर देता है, जब कोई जुर्म कर देता है, जब कोई अपराध कर देता है, कोई बड़ा अपराध कर देता है, संगीन अपराध कर देता है और उस वाले केसेस में वो भगौड़ा हो जाता है या लापता हो जाता है, तो उस वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यहाँ पर पत्नी को नहीं मिला करेगी या परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं मिला करेगी। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के केसेस में अगर उन बच्चों के माता और पिता दोनों पेंशन के दायरे में आते हैं, माता भी उनकी जॉब करती है और उनके पिताजी भी जॉब करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों की डेथ हो जाती है, अगर वो पेंशन के दायरे में है तो उनके बच्चों को यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 2 फैमिली पेंशन मिला करेंगी। अब बच्चे वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में पाने का हक सबसे पहले उनकी पत्नी का है, यानी कि बच्चे की मां का है। और अगर उनकी मां की भी अगर डेथ हो जाती है या सैनिक की पत्नी की डेथ हो जाती है, उस वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पास ऑन या ट्रांसफर हो जाती है उनके बच्चों को। लेकिन उस वाले केसेस में भी सबसे पहले सबसे बड़े बच्चे को ही ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करती है। ये कि 2 जुड़वा बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो दोनों जुड़वा बच्चों को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन डिवाइड हो जाती है, और लेकिन उनका
प्रायोरिटी जो है सबसे पहले जो है बड़े बच्चों को दी जाती है। अगर बेटी अगर बड़ी है तो सबसे पहले बड़ी बेटी को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर उनकी शादी हो गई है या उनकी 25 साल उम्र के बाद वो कमाने लग चुके हैं तो उस वाले केसेस में जो है छोटे भाई को या उनकी बहन को ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ही भाई जो है 25 साल का हो चुका है, कमाने लग चुका है या शादी कर ली है तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन छोटे भाई को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर भाई अगर 5,000 रुपए भी अगर कमा रहा है तो 5,000 रुपए कमाने पर भी जो है उसकी आय में गिना जाएगा और इस वाले केसेस में जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उसको नहीं मिलेगी लेकिन दूसरे भाई को ट्रांसफर हो जाएगी। कुछ और केसेस हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के मामले में देखा गया है कि सैनिक और सैनिक की पत्नी, जिस समय सैनिक की मृत्यु हुई लेकिन सैनिक का बच्चा उनकी पत्नी के गर्भ में पल रहा था या पल रही थी, तो उस वाले केसेस में भी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने का हकदार वो बच्चा या बच्ची होंगी। इसलिए गार्जियन से अनुरोध होगी है या उनकी वाइफ से अनुरोध है, ऐसे वाले केसेस जो होते हैं तो उनसे पार्ट ऑर्डर सोल्जर बोर्ड में जरूर आप अपना नाम दर्ज कराएं और रिकॉर्ड में, सेना के रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो पाएगा ताकि पीपीओ में भी उनका नाम जनरेटेड हो पाएगा। इस वाले केसेस में रिटायरमेंट के बाद अगर बच्चा पैदा हुआ है तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि वो सर्विस के दौरान पैदा हुए बच्चे हैं या रिटायरमेंट के बाद पैदा हुए बच्चे हैं, तो ऐसे वाले केसेस में उनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में हक बनता है। रिटायरमेंट के बाद आने वाले सैनिकों से अनुरोध है कि सोल्जर बोर्ड में अपने बच्चों का नाम जरूर दर्ज कराएं। अगर माँ ने अगर दूसरी शादी कर ली है तो उस वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो है बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन हमेशा बड़े बच्चों को ही ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने का सबसे पहले राइट होता है। अब समझते हैं बच्चे के विकलांग होने वाले केसेस में। बच्चा विकलांग या तो जन्म से हो सकता है या उसके बाद जो है काफी समय के बाद जो है बच्चा विकलांग हो सकता है, डिसेबल हो सकता है बाइक में एक्सीडेंट हो गया हो और एक्सीडेंट होने से वो बच्चा डिसेबल हो गया। जब जवान सर्विस के दौरान था तब उसका बच्चा था वो डिसेबल हो गया, तब भी उसको पार्ट ऑर्डर कराना है। और रिटायरमेंट जैसे ही अगर जवान आ जाता है तो उसके बच्चे हैं तो बच्चे का जो है यहाँ पर कोई बाइक में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तब भी उस वाले केसेस में अपने बच्चों का पार्ट ऑर्डर बहुत जरूरी होना है, जिससे यहाँ पर वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने के हकदार होते हैं। इससे कोई मायना नहीं रखता है कि सर्विस के दौरान पैदा हुए बच्चे हैं या रिटायरमेंट के बाद पैदा हुए बच्चे हैं या सैनिक की सर्विस के दौरान जो है बच्चा विकलांग हो पाया या रिटायरमेंट के बाद जो है बच्चा विकलांग हो पाया या जन्म से विकलांग है, इससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन पार्ट ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। तो उस वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उस विकलांग बच्चे को भी ट्रांसफर हो पाएगी। लेकिन विकलांगता बच्चे के केसेस में भी कुछ पॉइंट बहुत जरूरी है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बच्चे के विकलांग होने पर मिला करेगी, लेकिन वो कब तक मिलेगी? वो तब तक मिलती रहेगी जब तक कि उस बच्चे की डेथ ना हो जाए, यानी कि वो एक लंबी आयु जिएगा। अगर उसके बाद सभी की एक दिन डेथ होनी है और जब तक उसकी डेथ हो जाएगी, जब तक उनकी डेथ नहीं होगी तब तक जो है यहाँ पर उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करेगी। लेकिन वह तब होगा जब बड़े बच्चे को यहाँ पर बड़े बच्चे या बच्ची को यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करेगी। उसके बाद जो है उनका नंबर, जब जैसे वो छोटे हैं तो उनको नंबर आना है और उसके बाद उनको ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए भी एक मेडिकल बोर्ड बैठता है जिसमें यहाँ पर 3 मेंबर्स होते हैं, 2 अलग हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है। जो स्पेशलिस्ट होगा, जो उसकी डिजीज है या जिसको डायग्नोस किया है, जिसकी इंजरी हुई है, वो उसका स्पेशलिस्ट होना। जैसे पांव का फ्रैक्चर हो गया तो हड्डी का स्पेशलिस्ट होना वहां पर बहुत जरूरी है। अगर ब्रेन में कोई इंजरी हो रखी है तो न्यूरो सर्जन का होना बहुत जरूरी है। और उस प्रकार से ये लिख दिया जाएगा कि वहां पर वो नौकरी कर पाने में या अपनी जीविका चलाने में असमर्थ है, इसलिए उनको यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ऑथराइज की जाएगी लाइफ टाइम, यानी कि डेथ तक। और उनकी डिसेबिलिटी या तो परमानेंट है तो परमानेंट वाले केसेस में उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ट्रांसफर होगी। लेकिन उसमें भी फिर आगे और केसेस है। अगर कल के दिन वो कमाने लग चुका हो, उसकी सर्विस लग चुकी हो या वो कमाने लग चुका हो,
तब उस वाले केसेस में मिनिमम फैमिली पेंशन का क्राइटेरिया शुरू हो जाएगा। यानी कि मिनिमम पेंशन फैमिली पेंशन जो है 9,000 प्लस आज के दिन में जो डीआर चला कल के दिन और हो सकता है, और उस वाले केस में इतना 9,000 रुपए प्लस डीआर लगा के जितना आएगा उससे कम अगर उसकी इनकम है तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी। जैसे ही अगर ज्यादा हो जाती है तो उस विकलांग वाले बच्चे की भी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कैंसिल हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो इन बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। मिनिमम फैमिली पेंशन का क्राइटेरिया हमेशा सरकार के द्वारा ये चेंज होते रहता है। अब बेटी के तलाकशुदा वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। बेटी तलाकशुदा हो या विधवा हो, लेकिन उस समय हो जब वो फैमिली पेंशन पाने के योग्य हो। तलाकशुदा बेटी को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल पाएगी वो तब तक मिलेगी जब तक कि उन बेटी की डेथ ना हो जाए या वो दूसरी शादी ना कर ले। और केसेस भी हो सकते हैं जब ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का नंबर बेटी का आया तब वो शादीशुदा थी, बाद में उसका तलाक हो जाता है। उस वाले केसेस में बेटी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने के हकदार नहीं होती है। और केसेस भी हो सकते हैं बेटी की शादी हो गई हो लेकिन उस बेटी के हस्बैंड की डेथ हो गई हो और या तलाक हो चुका हो। उस वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करेगी और यह तभी मिलेगी जब उनके भाई या बहन जो वहां घर पर है उनकी उम्र यहाँ पर 25 साल ना हो या वो कमाने न लग चुके हो। अगर बहन हो तो उनकी शादी हो चुकी होनी चाहिए, भाई है तो उनके यहाँ शादी होनी चाहिए या कमाने लग चुके हो। तो उस वाले केसेस में उन बेटी को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन तलाकशुदा या विधवा बेटी को मिला करेगी, लेकिन शर्तें पूरी होनी चाहिए। आप समझते हैं कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यहाँ पर सैनिक के माता पिता को किस प्रकार से मिल पाएगी। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में सैनिक के माता पिता का नंबर भी आता है, लेकिन यह तब आता है जब उनकी बहू ने दूसरी शादी कर ली हो या बहू यहाँ पर दूसरी शादी करके या तो वो कमाने लग चुकी हो। तो उस वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बच्चों को ट्रांसफर होती है और बच्चे अगर कमाने लग चुके हों तो उसके बाद जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यहाँ पर माता पिता को ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन मिनिमम फैमिली पेंशन 9,000 प्लस डीआर जो आज के दिन में चल रहा है उससे ज्यादा उनकी आय नहीं होनी चाहिए। और उसमें भी ये शर्त है कि यहाँ पर उनकी सैनिक की माता को यहाँ पर फैमिली पेंशन पाने का सबसे पहले यहाँ पर राइट है। और उसके बाद अगर उनकी सैनिक की यहाँ पर माताजी अगर उनका देहांत हो जाता है तो यहाँ पर पिताजी को ट्रांसफर हो जाएगी और पिताजी यहाँ पर जीवित हैं तो यह तब तक मिलती रहेगी जब तक कि उनकी डेथ ना हो। लेकिन मिनिमम फैमिली पेंशन क्राइटेरिया का शर्त यहाँ पर पूरा होना चाहिए, यानी कि उससे आय ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट में अंत में समझते हैं कि यहाँ पर बहन के केसेस में सैनिक के अगर बहन, वो बहन जो सैनिक अपने भाई पर आश्रित थी वो विकलांग थी, तो उस वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उनके बहन को मिल पाएगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब पूर्व सभी परिवार के अंदर सबका नंबर आ चुका होगा, तब उन बहन का नंबर आ पाएगा। यानी कि उनकी सैनिक की पत्नी, उनके बच्चे, तलाकशुदा बेटी या उनकी विधवा बेटी और फिर उनके माता पिता। और इस वाले केस में अगर माता पिता की अगर डेथ हो जाती है, यानी कि जो सैनिक के माता पिता हैं उनकी डेथ होने के बाद उनकी मृत्यु के पश्चात जो है विकलांग बहन को यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पास ऑन या ट्रांसफर हो जाएगी। दोस्तों मैं अब समझता हूँ कि आपके डाउट्स ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को लेकर कुछ भी नहीं बचे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को लेकर आपके डाउट सारे क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके डाउट में कोई क्लैरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया, आपको कोई संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट्स को लिखें और हम उन डाउट को आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे और एक सही गाइडेंस और सही दिशा आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को लेके, और इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आई बटन के को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको टाइम से एक नई इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। और समय समय पर ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूं ताकि आपको नई इंफॉर्मेशन मिल पाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें आई बटन के साथ, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।